भारत की संत परंपरा में एक ऐसे संत वर्धा में अभी भी हैं जिन्हें गौतम बजाज कहते हैं। गौतम बजाज जी स्वयं एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ग्राम सेवा, ग्राम स्वराज और विनोबा जी के एक सच्चे सहयोगी के रूप में, गांधी के एक सच्चे अनुगामी के रूप में उन्होंने अपना जीवन दिया। मैं पहला ही सवाल करना चाहता हूँ कि यह जो ब्रह्म विद्या मंदिर है, इसकी स्थापना विनोबा ने अपने जीवन की सांध्य बेला में की थी। इसकी स्थापना के बारे में आप बताएं कि किन उद्देश्यों को लेकर विनोबा ने इसकी स्थापना की, कब की, क्या उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को किस तरह से आपने किस हद तक हासिल किया, आदरणीय बजाज जी? कि विनोबा जी का ये आश्रम तो जब वो 1938 में यहाँ रहने के लिए आए तब से ही शुरू था। एक उसके बाद में 1951 में भूदान यज्ञ का कार्य शुरू हुआ, तब उनकी सब पदयात्राएं देश भर में हुई। उस समय में इस भूदान के काम में बहुत से जवान लोग, बहनें और भाई सभी अपना अपना कॉलेज या करियर, जिसको नौकरी, सब छोड़ करके इसमें शामिल हुए। तो उसमें बहुत सी बहनें भी आई थी, केरल से लेके आसाम तक की सब तरह की बहनें इसमें शामिल हुई। तो विनोबा जी एक बात बार बार कहते थे कि अब बहनों को भी ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। यहाँ बहुत संत बहनें हो गई है, मीराबाई है, आंडाळ है, लल्ला है, ऐसे मुक्ताबाई है, मीराबाई है, ऐसे सब नाम हैं। लेकिन शास्त्रकार होना और ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे शास्त्र थोड़े एकांगी रह जाते हैं, केवल पुरुषों के द्वारा रची गई है। तो एक चीज़, और दूसरी बात उनका ये कहना था कि हमको जो भी काम करना है, चाहे ग्राम सेवा का काम करे, चाहे खादी का काम करे, चाहे कि रुग्ण सेवा का काम करे, इस सब कामों के पीछे में हमारी आध्यात्मिक निष्ठा, आध्यात्मिक बैठक होनी चाहिए। उसके बिना ये सारे जो बड़े अच्छे काम भी है, ये शून्यवत हो जाएंगे। इसलिए बहनों को इसमें आगे आना चाहिए। तो बहुत बार सुनती थी, तो कई बहनों को ऐसा लगा कि विनोबा जी कहते हैं तो ऐसा हम कुछ करके देखें। इसलिए वो विनोबा जी को मिलती रही, जिनको ब्रह्म विद्या की लालसा थी। और विनोबा जी ने कहा, दो तरह के लोग जो मिलकर होंगे वो यहाँ आएंगे। एक तो ब्रह्म विद्या की उपासना की इच्छा, और दूसरा सामाजिक क्रांति की भी तमन्ना उनमें होनी चाहिए। क्योंकि गांधी जी का, विनोबा जी का कोई काम चाहे आध्यात्म हो तो भी समाज को छोड़कर नहीं था। तो ऐसी जो बहनें थी वो आई, विनोबा जी से मिली, बातचीत हुई, और कुछ जब देखा 10-12 बहनें ऐसी तैयार हो रही है, तो विनोबा जी ने पदयात्रा तब चल रही थी हमारे राजस्थान में। राजस्थान में सीकर ज़िला है, सीकर ज़िले में काशी का बास नाम का एक गांव है, छोटा गांव, जहाँ जमनालाल जी का जन्म स्थान है वो। तो उस दिन विनोबा जी ने वहाँ पर सबके सामने इस ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की घोषणा की। वह समय कौन था? समय वो ये 1959, 59 जिसको कहते हैं 1900। तो उस समय में घोषणा की, और उन्होंने कहा कि अब ये बहनें जो है सब, मेरा आश्रम तो मैं पदयात्रा में हूँ, 1-2 लोग, 3 लोग हैं, तो ये एक तरह से खाली है, तो ये सब जाए वहाँ करे और ये उनका मुख्य केंद्र बने। तो विनोबा जी ने 1959 में तो स्थापना की। फिर उसके साथ सारी बहनें यहाँ आईं। कुछ कर्नाटक की बहनें थी, कुछ बंगाल की बहनें थी, कुछ गुजरात से थी, कुछ केरल से थी, अधिक अलग अलग प्रांतों में से बहनें थी, कुछ के और भी कई प्रांतों से होंगे। तो वो सब लोग फिर यहाँ आए, और ये 13 कौन सा है महीना भूल गया, तो शायद मार्च महीने में है, उसकी स्थापना वहाँ राजस्थान में हुई। लेकिन सब बहनें यहाँ आई
तो फिर ये 25 मार्च को इसका स्थापना दिन माना जाता है। 25 मार्च 1959। 1959 ये है। और 25 मार्च को ही विनोबा जी घर छोड़ के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कह के घर छोड़ के निकल पड़े थे। वो दिन भी 25 मार्च ही था। तो इसका ये जो है 25 मार्च ही ये स्थापना दिन मनाया जाता है। तो ये 1959 में हुआ। तो ये तो स्थापना की बात हुई। विनोबा जी यहाँ नहीं थे। विनोबा जी ने पत्र व्यवहार द्वारा कुछ मार्गदर्शन करते थे वहाँ। ये कुछ बहनें भी कभी कभी उनको यात्रा में मिलने जाती थी, वहाँ बात होती थी। तब राजस्थान के बाद में फिर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, उसमें सारी विनोबा जी की यात्रा चली। फिर वापस कश्मीर से उतरने के बाद हिमाचल प्रदेश वगैरह पूरा करके फिर उत्तर प्रदेश के हिस्से में वहाँ मेरठ वगैरह से होते हुए वो 1960 में चंबल क्षेत्र में भी पहुँचे। वहाँ से यात्रा करके विनोबा जी इंदौर गए और फिर इंदौर से ये आसाम के तरफ गए। आसाम में उस समय कुछ अशांति फैली थी, तो उस निमित्त से वो वहाँ गए। तो ऐसी ये उनकी यात्रा। इंदौर जब वे पहुंचे थे, हाँ विनोबा जी, तो उस समय वहाँ का सबसे बड़ा अखबार है नई दुनिया। हाँ, मालूम है। तो नई दुनिया में उनकी समूची यात्रा की रिपोर्टिंग प्रभास जोशी ने जी की हाँ, थी। जी हाँ। और प्रभास जोशी की एक तरह से पत्रकारिता की बुनियाद उसी रिपोर्टिंग जी में है। वह एक किताब भी आ गई है, विनोबा के साथ 39 दिन। और उस किताब का पूर्व कथन राम बहादुर राय ने लिखा है। ठीक। तो और राम बहादुर राय की भी पत्रकारिता की बुनियाद विनोबा प्रसंग से हुई। वह तो एक प्रसंग है। इंदौर होते हुए फिर वे कहाँ कहाँ गए और यहाँ फिर कब आए? तो इंदौर होते हुए इंदौर से फिर वो आसाम के तरफ निकले। तो मध्य प्रदेश होकर फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार का कुछ हिस्सा, उत्तर बंगाल होते हुए फिर उन्होंने आसाम में प्रवेश किया। तो 1961 में जो है करीब मेरा ख्याल है मार्च महीने में ही कुछ जो है आसाम में बंगाल के तरफ से कुछ बिहार वगैरह से होते हुए बंगाल में उन्होंने अपने आसाम में प्रवेश किया। फिर 1.5 साल आसाम में उनकी पदयात्रा चली। वे ब्रह्मपुत्र के उत्तर से भी, ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में भी, दोनों तरफ से उन्होंने पूरी आसाम की पदयात्रा की और ये 1.5 साल चली। वहाँ भी ये भूदान, ग्रामदान, ये सब काम खूब चला। और वहाँ पर मुख्य काम स्त्री शक्ति के आधार से चला। आसाम में बहनों की, ब्रह्मचारिणी बहनों की बहुत तादाद थी। और वहाँ का गांधी जी ने बनाया हुआ कस्तूरबा ट्रस्ट है, उसको भी वो बहनें ही संभालती थी। भाई केओं की मदद थी ही, लेकिन वो संभालती थी। और इन सब की अगुवा अमल प्रभा दास थी। आसाम में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है ये है। तो वो अमल प्रभा बेन और उनके साथी लोग, इन्होंने मिलकर सारी यात्रा का संचालन किया और लोगों ने भी पूरी मदद की उसमें। और वो 1.5 साल का कार्यक्रम करके फिर विनोबा जी बंगला, अभी तब पश्चिम ये पूर्व बंगाल था, ये पाकिस्तान था, वहाँ से होते हुए दिनाजपुर में जो है बंगाल में उन्होंने प्रवेश किया। नहीं तो बहुत घूम कर आना पड़ता था। तो अयूब खान का पदयात्रा करनी है इनको, और इस उम्र में ये कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से इजाज़त दी। तो वो लेकर के दिनाजपुर तक आए। फिर सारी बंगाल की पदयात्रा चली। बंगाल पूरा होने के बाद में फिर उड़ीसा की यात्रा हुई। उड़ीसा से फिर मध्य प्रदेश में रायपुर के तरफ पहुँचे। रायपुर में बड़ा सर्वोदय सम्मेलन हुआ, हज़ारों लोग देश भर से उसमें आए। विनोबा जी की समूची यात्रा में आप सहयात्री थे ना? हाँ, मेरा मौका मिला मुझे रहने का। और बीच बीच में वो दूसरे काम से भेजते भी थे, जैसे उनकी किताब कोई छपनी हो तो मुझे कभी काशी भेज दिया, कभी आसाम में था तो गुवाहाटी भेज दिया, कभी प्रेस में जाओ ये काम करो करके ले आओ। ऐसे वो बीच बीच में मुझे भेजते रहे। और कभी कभी हमारे सर्वोदय के जो ज्येष्ठ और वृद्ध व्यक्ति भी थे, कभी उनके साथ में कोई नहीं था। दादा धर्माधिकारी आए थे तो उनके साथ कोई नहीं था, वो उनके सेविका जो बीमार थे वो नहीं थे, तो मुझे बुलाया, जाओ इनके साथ, इनकी सेवा में जाओ। तो ऐसा उन्होंने भेजा। वो है अच्युत जी पटवर्धन जो है, उनके पास भी बनारस में मेरा करीब 2 साल रहना हुआ, अच्युत पटवर्धन। फिर उसके बालकोबा जी विनोबा जी के छोटे भाई है, उनके छोटे भाई शिवाजी है। तो इन लोगों की सेवा में भेजा। मुख्य सेवा करना,
सेवा करते करते जो ज्ञान प्राप्त होगा होगा, और बाकी फिर बाकी समय उनके पास में ही था। तो ऐसा बीच बीच में वो भेजते थे मुझे बाहर, लेकिन मैं यात्रा का ही हिस्सा था। और कहीं कोई चीज़ सीखनी हो, सिखानी हो, उसके लिए भी भेजते कि ये सीख कर आओ। तो इस तरह से वो यात्रा चली, और वो यात्रा में से फिर 1964 में या रायपुर से वो निकले, और 64 में यहाँ पर पवनार आए सारा। तो वो 13 साल पूरा करीब मेरा ख्याल है मार्च में निकले थे, 1951 में मार्च में हैदराबाद के तरफ, और वहाँ से 1964 के, इसलिए एक बहन ने किताब भी लिखी है 12 साल 13 महीना। हाँ। क्योंकि वो 13 साल होकर के 1 महीना कुछ हुआ होगा, तो 12 साल 13 महीने से किताब भी उन्होंने लिखी थी। तो वो ये है। फिर विनोबा जी यहाँ फिर बताता, यहाँ फिर 1 साल वो यहाँ रहे, आए थोड़े दिन के लिए, लेकिन कुछ चक्कर आया, कुछ बीमार हो गए, कोई टाइफाइड भी हो गया था, तो इसलिए 1 साल के लिए यात्रा यहाँ रुक गई थी, और यहाँ पर उनका निवास रहा। उस समय यानी आश्रम को उन्होंने प्रत्यक्ष मार्गदर्शन भी किया। और उसी समय में बिहार वाले बहुत से लोग यहाँ आए थे, जयप्रकाश जी सबको लेकर आए। तो उन कार्यकर्ताओं के सामने बोलते हुए विनोबा जी ने कहा कि अब जो है ज़मीन का बंटवारा करना और भी अन्य चीज़ें हैं, इसका ज़ोरदार काम होना चाहिए, धीरे धीरे काम होने से काम नहीं होता। तो उन्होंने उसको तूफ़ान होना चाहिए ऐसा नाम दे दिया। और फिर लोगों ने आग्रह किया जेपी ने कि भाई आप भी उसमें आ जाइए, तो विनोबा जी ने वो स्वीकार किया। लेकिन फिर पदयात्रा करते हुए चलने का उनका नहीं होता था, उनको गिडीनेस के वगैरह आते थे, चक्कर आ जाते थे। तो फिर उन्होंने यहाँ से वाहन यात्रा शुरू की। तो 1965 में यहाँ से बिहार के तरफ वाहन से गए, जेपी के आग्रह पर। जेपी और सारे कार्यकर्ता भी आग्रह थे, और विनोबा जी का ही सुझाव था ये होना चाहिए। तो उन्होंने उनको भी कहा कि आप भी आइए। तो वो 1969 तक, वो 69 तक, गांधी सेंटेनरी तक वो उनकी बिहार में यात्रा चली। तो उसमें रोज़ नहीं घूमते थे, पहले कैसे रोज़ पड़ाव करते थे, उसमें यात्रा में एक स्थान पर रहे, जैसे मधुबनी में रहे तो 2-3 महीने रहे, फिर आसपास गांव में हुआ, फिर समस्तीपुर में रहे, वो पूसा रोड में रहे, मुजफ्फरपुर में रहे, पूर्णिया में रहे, छपरा में रहे, सिवान में रहे, तो अलग अलग जगह है। इधर बोध गया में भी रहे, रांची में रहे, तब ये झारखंड वगैरह सब एक ही था। तो उसमें जगह जगह वहाँ रहते थे, और आज तक चारों तरफ काम चलता था, फिर दूसरी जगह जाते थे। तो ऐसा वो उनकी मोटर यात्रा चली। और 69 जो है 69 में गांधी जी की जन्म शताब्दी का समय, तब खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उनको भारत सरकार ने निमंत्रण दिया और बुलाया था। तो वो तो दिल्ली विल्ली आए होंगे, अहमदाबाद गए, सब गए। फिर उन्होंने जब वर्धा का प्रोग्राम बनाया, तो विनोबा जी ने कहा कि इतना बड़ा व्यक्ति आ रहा है और उनका हमको स्वागत करना चाहिए, और बिहार का काम तो अब वहाँ के लोगों ने काफ़ी संभाल ही लिया है। तो 69 में गांधी जी के जन्म शताब्दी के वर्ष में यहाँ पर खान साहब का स्वागत करने के लिए विनोबा जी पहुँच गए, और तब फिर खान साहब आए, कुछ दिन रहे गए, वो सेवाग्राम में भी रहे। तो विनोबा जी भी कुछ दिन सेवाग्राम उनके साथ रुके, फिर वर्धा में गीताई मंदिर है, वहाँ कुछ दिन रुके, और जून महीने में फिर से पवनार आ गए, जून 1970 में आए। फिर उसके बाद में यानी क्षेत्र संन्यास ले लिया कि इस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। तो तब से क्षेत्र संन्यास लेने के बाद वो यहीं रहे, और 1982 में 15 नवंबर के दिन उनका निर्वाण हुआ, तब तक वो फिर यहीं रहे। ये है, फिर यहाँ रहे तो आखिर के 12 साल रहे। तो 12 साल में भी उन्होंने अपनी भूमिका तटस्थ रखी, बहनों को कह दिया सर्वसम्मति से आप काम करो, बस ये एक ही नियम बता दिया। बाकी इसलिए रोज़मर्रा के जीवन में वगैरह कुछ भी वो बताते नहीं थे। उनको पूछते थे तो हंसी मजाक करके उड़ा देते थे, आप लोग तय करो। ऐसा है, आखिर के क्षण तक मुझे पूछते रहोगे तो मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो उन्होंने कहा आपको स्वावलंबी बनना चाहिए। तो उसके बाद में जो है विनोबा जी ने कहा मैं यहाँ तटस्थ हूँ, डिक्शनरी के जैसे रहूँगा, किसी को खोलनी है तो खोलो, नहीं तो मैं पढ़ा हूँ।
या फिर मार्गदर्शन करना है तो जैसी रास्ते में पट्टी होती है ना दिशा दर्शक, ये गांव की तरफ रास्ता जा रहा है इधर, बस उतना ही मेरा काम है। लेकिन ये सपना कितना बड़ा था कि भारत में जिसे पहला सत्याग्रही गांधी ने कहा था, हाँ और उस व्यक्ति ने ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की, और ये मानते हुए कि भाई स्त्रियों के हाथ में, बहनों के हाथ में पूरा संचालन रहेगा, और वे और वैसी बहनें जो आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके सेवा का, ग्राम सेवा का, विकास का संकल्प लेती हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सत्याग्रह और गांधीवादी, इतना बड़ा गांधीवादी, सर्वोदय, इतना बड़ा विचारक, और जो उद्देश्य था ये कि ब्रह्मचर्य रहकर बहनें सेवा करेंगी, ग्राम सेवा करेंगी, विकास का जो अभी भारतीय मॉडल जिसे कहा जाता है वही विकास, यहाँ जैविक खेती, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वह जो उद्देश्य था, ऐसा उस है, उद्देश्य की प्राप्ति कितनी बात सही में ये है, विनोबा जी का उद्देश्य, गांधी जी का उद्देश्य, ये जो स्थूल काम हम गिनते हैं, ये उनका उद्देश्य कभी भी नहीं था। लोग समझते हैं कि भूदान का काम यानी क्या, जो बड़े लोग हैं उनसे ज़मीनें ली और गरीबों को बांटी, ये नहीं है। विनोबा जी कहते थे दुनिया में समस्याओं का हल करने के दो तरीके हैं आज। एक है कत्ल का तरीका, मार डालो, जो कि रशिया में, चीन में देखा है। ज़मीन की समस्या हल करने के लिए उन्होंने लाखों लोगों की कत्ल की। उस पर से सीख लेकर के तेलंगाना में कम्युनिस्टों ने भी हिंदुस्तान में हज़ारों ज़मींदारों की कत्ल की। तो विनोबा जी ने कहा एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका है कानून का तरीका, लेकिन कानून का तरीका हिंदुस्तान में चलता नहीं है। केवल कानून बना दिया, लोग पालन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। आप किसी भी कानून को देख लीजिए कि किसी भी कानून का क्या पालन होता है। बाल विवाह से लेकर बहनों के बारे में, अन्य चीज़ों में, ये कानून से नहीं होता है। आप और हम जाते हैं और चोरी नहीं करते हैं, तो कानून के डर से कि हमको ऐसे संस्कार और शिक्षा मिली है इसलिए हम करते हैं, इसलिए ये तरीका भी हिंदुस्तान में चलता है। तो तीसरा तरीका उनको ढूंढना था, उसके लिए ये भूदान एक ज़रिया था। और तीसरा तरीका है, उसको उन्होंने नाम दिया कारुण्य का तरीका। कारुण्य ने अत्यंत प्रेम, उसी को गांधी जी अहिंसा कहते थे। उस तरीके से गांधी जी ने राजकीय का क्षेत्र में कुछ काम किया वगैरह, बाद में तो उनको मौका नहीं मिला। तो विनोबा जी ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में वही तत्व लागू करके वो प्रेम और अहिंसा के द्वारा क्या हो सकता है, ये भूदान के द्वारा दिखाया। और उसमें वास्तविक समाज का विकास कहाँ है, मनुष्यता का विकास, ये वास्तविक में विकास है, न कि पैसा बढ़ना ये मनुष्यता का विकास है। पैसा अधिक बढ़ने से मनुष्य है जंगली प्राणी भी बन सकता है, वो उसकी अवनति भी हो सकती है, लेकिन नैतिकता और अध्यात्म के साथ में वो बढ़ेगा तो वैसा नहीं आएगा। इसलिए कहते भी थे, विनोबा जी कहते भी थे कि भक्ति में ही शक्ति है, वो शक्ति है, ये कहते थे। इसलिए गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को क्या नाम दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा सत्य की खोज कहा है उन्होंने। और विनोबा जी ने अपना जीवन का सूत्र लिखा है, उसमें जीवनम सत्य शोधनम ऐसा लिखा है। तो जो सत्य यानी जो परमात्मा तत्व है उसका शोध ये मुख्य काम है। वो करते करते रास्ते में उनको, गांधी जी को स्वतंत्रता का काम मिला, विनोबा जी ने भूदान का काम उठाया। ये रास्ते में चलने वाले मिलते हैं, कभी कभी बोलते थे उनके जीवन में ये जो है साइड इफेक्ट, यानी बाजू में मिले हुए कार्य, मुख्य जीवन वही है। इसलिए ये सत्याग्रह हो, खादी का काम हो, भूदान का काम हो, ये ठीक है, आप हवा में काम नहीं कर सकते, कोई तो भी काम लेकर धरती पर काम करना पड़ता। लेकिन विनोबा जी ने कभी भी ये माना नहीं कि भूदान का काम ये कोई भौतिक या लोगों को राहत देने का काम है, वो कभी नहीं। वो विनोबा जी कहते थे ये सरकार चलाती है, ये राहत की खादी है, गांधी जी की खादी नहीं। गांधी की खादी क्रांतिकारी खादी है। गांधी जी के खादी को उन्होंने नाम दिया हमारा बगावत का झंडा खादी, ऐसा बोलते थे विनोबा जी। तो वो जो चीज़ है
वो है हमको ग्राम स्वराज्य लाना है। आप बोलते हैं स्वराज्य आ गया 1947 में, कहाँ आ गया? दिल्ली में आया, कुछ बम्बई में आया, ये स्वराज्य है क्या? जब तक मेरे घर के सामने सूर्योदय नहीं होता तब तक मैं उसको सूर्योदय मानूंगा नहीं। बम्बई में हुआ तो मेरा क्या? इसलिए हर गांव में सब जगह लोगों के पास में स्वराज्य का असर पहुंचना चाहिए, उसी का नाम ग्राम स्वराज्य है। तो इस सब चीज़ों के बारे में चिंतन करके अपना वैसा जीवन बनाने के लिए विनोबा जी ने संस्था खोली। ये केवल बहनों की संस्था नहीं है, बहनों के द्वारा ब्रह्म विद्या की साधना हो, और हम बहनों की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनको नौकरी दो, पार्लियामेंट में 1/3 जगह, सदस्यता दे दो। अरे प्रधानमंत्री भी बनी थी मैं, उससे बहनों का क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। जब तक आत्मशक्ति नहीं बढ़ती तब तक मनुष्य के जीवन में शक्ति नहीं आती। आप डंडा दे दिया किसी बहन के हाथ में, तो आपकी अंदर तो ताकत नहीं, डर है, हाथ में डंडा है, तो क्या होगा? जो मारने आएगा आपका ही डंडा लेके आपको मारेगा। केवल डंडे से कुछ नहीं होता। तो यह है आत्मशक्ति, ये मुख्य है। तो ये शक्ति बहनों की कैसे बढ़ी, इसका विचार करके इन्होंने ये काम किया। ऐसा कोई भी आंदोलन स्त्रियों के लिए जो निकला है देश दुनिया भर में, वीमेंस लिबरेशन नाम से है, स्त्री मुक्ति। मैंने कहा स्त्री मुक्ति क्या है? मनुष्य तो मुक्त ही है, वास्तविक स्त्रियों की शक्ति बढ़नी चाहिए, इसलिए उन्होंने स्त्री शक्ति शब्द इस्तेमाल किया है। उनकी एक किताब भी है जिसका नाम स्त्री शक्ति है। तो इस तरह से एक आध्यात्मिक भूमिका पर ये आश्रम खड़ा हुआ है, और स्त्रियों की आध्यात्मिक शक्ति, मन की आत्मशक्ति कैसे बढ़े, इसके यहाँ पर विचार किया जाता है। केवल सुविधा बढ़ गई, कोई बहुत कुछ है, इससे स्त्रियों का कुछ उद्धार नहीं होगा। अच्छा सर, आप कब यहाँ आश्रम से जुड़े? विनोबा जी से आप कब? ऐसा है, मेरा तो कोई, ये मेरा घर ही है। मेरे दादाजी, मेरे माँ पिताजी, मेरे माँ के पिताजी यानी नाना जी, ये सब लोग गांधी जी से ही जुड़े हुए थे, हमारे जन्म से बहुत पहले से ही। तो वास्तविक कुछ त्याग किया तो हमारे पिताजी ने किया, हमने कुछ नहीं किया। तो हम तो यहीं जन्मे, और विनोबा जी की यहाँ से आने के पहले जहाँ संस्था थी वहीं हमारा जन्म हुआ। तो बचपन से ही हमने देखा, लेकिन प्रत्यक्ष जो है मैं 10-12 साल का था, पहली बार विनोबा जी के पास आकर रहा। 12 साल का था तब, स्कूल में से छुट्टियों के दिन थे, तब फिर हमको प्रत्यक्ष उनका काम का थोड़ा परिचय हुआ। फिर बाद में उन्होंने कहा, हमको बताया कि तुम क्या पढ़ाई करते हो? तो मैं 4थी क्लास में पढ़ता था। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे पढ़ाई करते। तो बोले बेकार की पढ़ाई है, छोड़ दो। तो मैंने पूछा कि ये बेकार की क्यों है? तो हमको समझ में आया, इसी भाषा में समझाना था, कोई तात्विक समझाना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमको कितने मार्क्स मिलते हैं तो तुम पास हो जाते हो? तो तब हमको 33% में पास होते थे, अब 35 होते हैं। तो मैंने कहा समझो 35% में पास होते। तो बोले इसका मतलब समझते हो? नहीं। क्या है इसका मतलब? तो बोले ऐसा है, मास्टर जी को मालूम है कि जो पढ़ाते हैं वो बेकार का पढ़ाते हैं, इसलिए 65% भूलने की व्यवस्था पहले ही कर रखी है। तो जिस शिक्षा में 65% भूलने की व्यवस्था है वो शिक्षा है। तुम्हारी माँ ने रोटी बनाई, 65% जल गई, उसको रोटी कहते हैं? ये शिक्षा है ही नहीं। 65 पर तो उन्होंने ही व्यवस्था कर रखी है, और बाकी का और किसी काम में नहीं आता, वो अलग बात नहीं है। तो इसलिए निबंध भी है। हमको इतना ही था, तो बच्चे थे तो इतना ही था, हमारा समझ में आया ये। तो फिर 1951 में जो है, फिर हम छोड़ कर के यहाँ आ गए। यहाँ आए तो सबको अच्छा लगा, काम, खेत में काम और सब काम सब चलते ही थे यहाँ। खादी वादी का चरखा चलाना, ये करना, ये तो हम पहले से ही सब जानते थे, बहुत करते थे, बचपन से ही करते थे। तो खादी के सिवा दूसरा कपड़ा ही हमने छुआ नहीं। तो आज मिल का कपड़ा है तो हालत मेरी ऐसी, हाथ लगते ही अरे अरे क्या है ऐसा लगने लग जाता है ये। तो ये जो अच्छा, तो फिर एक सेकंड ये पूरा कर दे। तो फिर यहाँ जब रहने लगे तब फिर भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना निकली। तो प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर वो उसका मसौदा लेकर विनोबा जी को मिलने आए। पंडित जी ने भेजा
कि भाई विनोबा जी के क्या सुझाव है, पूछ लो। तो वो आए, उन्होंने पूछा, तो विनोबा जी ने देखा सब पूरा, तो बोले एक ही सुझाव है इसमें, क्या? इसको आप कचरे के टोकरी में डाल दो। तो वो भाई गए दिल्ली वापस, पंडित जी को बताया कि विनोबा जी तो ऐसा कह रहे हैं। तो विनोबा जी को चिट्ठी आई पंडित जी की कि ऐसा करिए, आप दिल्ली आइए और हम सब प्लानिंग कमीशन पूरा आपके साथ बैठेंगे, अरे हर एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो विनोबा जी ने कहा ठीक है, आप राष्ट्र के नेता हैं, आपका आदेश है, मैं आऊँगा, कल ही निकलता हूँ यहाँ से, लेकिन पैदल। क्यों? कि मैं पैसे को स्पर्श नहीं करता। उन दिनों में यहाँ आश्रम में एक प्रयोग चला था, उसका नाम था कांचन मुक्ति, क्योंकि सारी बुराइयों के जड़ में ये पैसा है, इसलिए पैसे को स्पर्श नहीं करना, अपने श्रम से ही कपड़ा, अपने श्रम से ही खाने की चीज़ पैदा करना, सब कुछ, अन्न वस्त्र, यही दो मुख्य वस्तु थी। आजकल तो अन्न वस्त्र सबसे गौण हो गया है, सब फालतू की चीज़ें ही बहुत हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये हम करेंगे। तो 5, 7, 10 जवान थे उनके, सब मिल कर के ऐसा ही प्रयोग कर रहे थे। इतने में पंडित जी का आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी आया था। उन्होंने कहा ऐसा करो, चलो हमारे साथ, यहाँ आश्रम में ही पढ़ाई होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने चलते चलेंगे, वॉकिंग यूनिवर्सिटी नाम देंगे। तो फिर यहाँ से हम लोग, तो बोले अब दिल्ली जाएंगे, पंडित जी से वगैरह बात करेंगे और फिर वापस आएंगे पैदल। तो 3 महीने लगेगा अपने। तो वो 3 महीने लगे, हम निकले 1951 में, और वापस जब लड़े 1964 में, 13 साल के बाद ही लौटे वापस यहाँ। तब तक वो यात्रा चली, तो दिल्ली भी गई, सारा उत्तर प्रदेश घूमा, फिर बिहार में बहुत साल बीते, बंगाल गए, फिर उड़ीसा गए, उड़ीसा के बाद आंध्र में जाना हुआ, तमिलनाडु की यात्रा हुई 10-12 महीने की, फिर उसके बाद में केरल गए, फिर कन्याकुमारी पहुंचने के बाद तो मुंह फेरना ही पड़ता है, अबाउट टर्न। तो फिर केरल हुए, केरल के बाद में कर्नाटक की यात्रा हुई, कर्नाटक से फिर महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र से गुजरात में पूरी यात्रा हुई, गुजरात के बाद में राजस्थान, फिर वहाँ से वो निकले तो हरियाणा, पंजाब और कश्मीर, फिर लौटने आने के बाद में भी हुआ मध्य प्रदेश वगैरह सारा। फिर मैंने बताया मध्य प्रदेश से फिर आसाम तक गए। तो वो ऐसा सारा घूम घुमा करके करीब 70,000 किलोमीटर पद यात्रा करके 13 साल के बाद में यहाँ लौटे। ऐसा ये पद यात्रा हुई। तो हमारा उनके साथ साथ ही ये सब हुआ। तो जो भी हमारे लिखाई पढ़ाई, यानी क्या, हमने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है, अंग्रेज़ी में कहते हैं वेल रेड, अपनी भाषा में क्या है, बहुश्रुत। तो हमको सुनने को बहुत मिला, बहुश्रुत। तो भारत की तो समूची ज्ञान परंपरा श्रुति में ही, हाँ, श्रुति है, इसीलिए उसको वेदों को भी हम श्रुति कहते हैं, बहुश्रुत है। तो हमको सुनने को क्या, विनोबा जी तो थे ही, उनका सुना। गांधी जी तो अब हमको कोई याद नहीं है, हम छोटे थे तब मिलना होता ही वगैरह था। और गांधी जी, मेरा जन्मदिन जिस दिन जन्म हुआ तो मेरी माँ को भी मिलने आए थे, और उस दिन उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी है। प्रभावती देवी की एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है, जयप्रकाश जी की पत्नी, उसमें माँ का नाम लेके लिखा है कि आज इसको बेटा हुआ, ऐसा उस पर से हमारे ध्यान में आया कि बापू मुझे जानते थे। मजाक में लोग, मैं कहता हूँ मैं उनको जानता हूँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बहुत छोटा था, लेकिन वो मुझे जानते थे, इतना ऐसा है। तो ये सब है। तो ये सब होने के कारण हमारा यहीं पर सारा रहा ना। तो और फिर श्रुत में क्या है, अच्युत पटवर्धन कृष्णमूर्ति के शिष्य थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके साथ रहना मिला तो बहुत सुनने को मिला। दादा धर्माधिकारी अपने ज़माने के सर्वश्रेष्ठ वक्ता माने जाते थे, रत्यनशील, उनके साथ बहुत कुछ सुना। विनोबा जी के भाई लोग थे हमारे यूपी में वगैरह, सर्वोदय के सब काम करने वाले, धीरेन्द्र भाई, लक्ष्मी बाबू, आसाम में अमल प्रभा दास, बंगाल में चारूचंद्र भंडारी, दक्षिण में जगन्नाथन जी, महाराष्ट्र में अप्पा साहेब पटवर्धन वगैरह। तो हिंदुस्तान, काका साहेब कालेलकर के साथ बहुत रहना, मेरी माँ तो उनकी पीए थी, तो उनसे हमारा बहुत संबंध था। कुमारप्पा जी, तो जाजू जी, आर्य नायकम जी,
तो वर्धा में इतने लोग आते थे, उनसे सबसे, तो हमारा सबसे सुना है हर एक से अपने जीवन के बारे में और बारों में ये सब सुना है, श्रवण हमने किया है। हमें यात्रा में वगैरह मैथिली शरण जी के वहाँ भी हम रहे, और उनके छोटे भाई जय सियाराम शरण जी गुप्ता तो हमारे साथ पदयात्रा में रहे। अच्छा, पदयात्रा में विनोबा जी जाते समय वहाँ 2 दिन उन्होंने चिरगांव में रुके थे? 2 दिन नहीं, हम केवल मैथिली शरण जी के गांव में 2 दिन रुके, बाकी सब जगह एक ही दिन। तो उन्हीं के गांव का नाम है चिरगांव। चिरगांव मालूम है ना? तो वहाँ चिरगांव के एक डॉक्टर हाँ, है ही हमारे प्रकाश यहाँ। गुप्त जी। हाँ, तो वो चिरगांव में 2 दिन रुके, वहाँ उन्होंने इलाचंद्र जोशी, महादेवी वर्मा और उस समय के जो वही साहित्यिक लोग बुलाए थे, और साहित्यिकों के साथ एक विनोबा जी की सभा भी हुई। और मैथिली शरण जी ने उत्तर भारत के यानी हिंदी प्रदेश के जो साहित्यिक है उनका विनोबा जी और भूदान से पहला परिचय उन्होंने करवा दिया था। दिनकर जी भी शायद आए थे, ऐसा मुझे पक्का याद नहीं, पर दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी। हाँ, वो तो याद है मुझे सब। अब मैं उस समय में 13 साल का था। अच्छा सर, गांधी जो विचार है वो किस तरह से, या गांधी मूल्य या गांधी आदर्श है, तो उसकी उपस्थिति हम कई रूपों में अभी देख पाते हैं। सेवाग्राम आश्रम में भी वो मूल्य अभी भी दिखते हैं। गांधी के समय की दिनचर्या है, खुद यहाँ पौनार आश्रम में वही दिनचर्या है शाम को। उसी तरह से बगल में आनंद वन में बाबा आमटे ने जिस तरह से आप उनके बेटे कर रहे हैं, प्रकाश आमटे, विकास आमटे, कुष्ठ रोगियों की सेवा, तो गांधी द्वारा स्थापित संस्था है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो एक तो गांधी द्वारा स्थापित जो 2 संस्थाएं हैं, एक तो सेवाग्राम आश्रम, उसके कामकाज और गांधी की उपस्थिति, रचनात्मक उपस्थिति के बारे में आपकी टिप्पणी चाहिए। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भी गांधी द्वारा स्थापित संस्था है, उसके बारे में भी आपकी एक टिप्पणी ऐसा चाहिए। है, गांधी द्वारा स्थापित उस समय में हमारी उम्र ऐसी थी गांधी जी के ज़माने में कि इतना ज़्यादा हम नहीं जानते थे, तो वो तो मैं बहुत नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आज मुझे जो लगता है वो ये मैं कहता हूँ कि चाहे हमारी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हो, बचपन से उससे जुड़ा हूँ। गांधी जी थे, मेरे दादाजी थे, उन्होंने ही उसमें ज़्यादा हिस्सा लिया वगैरह। सेवाग्राम आश्रम से तो जुड़े ही हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का आश्रम का स्वरूप खो रहा है। ऐसा है, मैंने बताया ना कि गांधी जी और विनोबा जी का हार्द क्या है? सत्य की खोज है। ये स्थूल काम नहीं है। आपको जो दिखाई दे रहे ये स्थूल काम दिखा देते। स्थूल काम पर से वो चीज़ चिरंतन काल तक टिक नहीं सकती है। शंकराचार्य के मठ 1200-1500 साल से आज भी चले आ रहे। क्यों? वो थोड़ा सा कुछ चावल का पानी उनको मिलता है, वो पीते हैं, विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, 12-12 साल अध्ययन करते हैं, और वो सुख अध्ययन करते हैं, उनका तत्वों का अध्ययन करते हैं, दर्शन शब्द देखते हैं, इसलिए वो मठ आज भी चले हैं। आज हमारे गांधी विनोबा के इसमें कोई भी नहीं है, 100 साल का भी नहीं है मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अध्ययन छोड़ दिया, और हम सारे यानी उसके मूल में हम विचार को छोड़ दिया और हम उसके कार्यक्रम में लग गए। ये जब तक कार्यक्रम पर बोझ रहेगा तो ये काम नहीं चलेगा। कार्यक्रम जड़ है, कर्म ये जो जड़ है, उसके पीछे जो ज्ञान की भूमिका चाहिए वो अगर हम नहीं रखेंगे तो संस्थाएं चलती रहेंगी, मकान है, ये है, वो है, ये, लेकिन उनकी विरासत हम नहीं संभाल सकेंगे और उसमें से समाज को प्रेरणा नहीं मिलेगी, हमको ही नहीं मिलेगी, हम ही क्षीण हो जाएंगे। ऐसा है, तो ये समझने की ज़रूरत है। ये जब तक अध्ययनशीलता उसको जीवन में लाने की कोशिश क्या है, और लोगों के बड़े फिलोसोफर जो होते हैं ना वेस्ट, उनका दर्शन होता है एक शास्त्र। गांधी जी का कैसा है, केवल विचार नहीं है। गांधी जी को और विनोबा जी को समझना हो तो विचार के साथ आचार भी समझना पड़ेगा। वो आचार छोड़कर विचार नहीं है। और दर्शन शास्त्री है, उनके विचार है, उनका आचार क्या है कोई देखता ही नहीं है। तो ये सब अगर हमारे हाथ में से ये छूट जाएगा और ऊपर का कलेवर रहेगा तो हम सब, हमारी संस्थाएं, हम सब क्षीण हो जाएंगे, टिकेगा नहीं। जो भी आज आपको दिखता है वो भी क्षीण है। आज ये बहनें यहाँ पर देखते हैं आप, ऐसा लगता है इस जगह पर लोगों को आता है, शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। क्यों? ये सब तपस्विनी है, त्याग किया हुआ है, किसी ने भगवा वस्त्र तो नहीं लिया है,
लेकिन सब के सब वैसे ही है। तपस्या। और जो लोग और जगह जो रहते हैं उससे भी ज़्यादा तपस्या करके रहते हैं यहाँ। यहाँ के जीवन है, मुख्य बात तो मैंने बता दी आध्यात्मिक, लेकिन समाज से छूटे नहीं, समाज पर बोझ नहीं होना चाहिए। इसलिए दान पर ये संस्था नहीं चलती थी। सरकार ने कोशिश कर ली पिछले 80 साल में, कितनी ही बार मुख्यमंत्रियों ने प्रधान कि कुछ तो मदद लीजिए। हमने एक पैसा भी कभी भी मदद नहीं ली। उनको कह दिया कि नहीं। तो काका साहब ने हमको क्या कहा था, बहुत अच्छा कहते हो, उन्होंने एक मंत्र दिया, असरकारी असरकारी। ये है। तो जब तक अब इससे सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई नहीं है, प्रेम है, आते हैं लोग, मिलते हैं, सब कुछ है, तो उससे कोई नहीं। ये इस बगल का कमरा है, कम से कम 5-6 बार इधर के कमरे में इंदिरा जी ने 5-6 रातें बिताई है। पर इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री होती थी तो उनको दूसरे कमरे में, क्योंकि वो सरकारी नियम के अनुसार। जब प्रधानमंत्री नहीं होती थी तो इस कमरे में रही हैं। वो अध्यक्ष थी तब कांग्रेस की वगैरह, यहाँ रहती थी। और प्रधानमंत्री थी तो वो एक मकान है, गेस्ट है, वो पूरा अलग से है, क्योंकि सरकारी तंत्र का कहना था ये इसमें दूसरा कोई नहीं रहेगा, वो जब तक है तो मकान में भी नहीं चलेगा। खैर वो अलग बात। लेकिन इन सब लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक हमने संभाला ये नहीं है। और मुख्यतः स्वावलंबन से जीना ये कोशिश है। लेकिन अब सब 80 साल के ऊपर के, आधे लोग यहाँ के 80 साल के ऊपर के हो गए, तो अब पहले के जैसे हमारे श्रम शक्ति हमारी नहीं रही। फिर भी जिससे जितना है, आज भी वो 94 साल 94 है, वो बहन आपसे मिलाया था, रोज़ 1 घंटा खेती में जाती है, जितना उनसे होता है, घास निकालना है, ये है वो करती रहती है। कोई पेड़ पौधे लगाना है, बीज लगाना है, रोज़ इतना घंटा काम कर लेती हैं, वो जाती हैं। तो ये आज भी चलता है, बहनें करती। लेकिन अब पूरा नहीं होता है तो बाहर की मदद लेनी पड़ती है। इसमें भी एक मर्यादा रख दी है, सरकार की नहीं है। और दूसरा, कभी अपील नहीं करना कि भाई कुछ चाहिए है हमको वगैरह, इसके लिए ज़रूरत है डोनेशन, ये मांग। अभी पत्रक नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला। यहाँ का कोई वार्षिक आवेदन निकालते हैं, साल भर में क्या हुआ वो भी कुछ भी नहीं निकला। सहज रूप से लोग आते हैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ दे देते हैं, उतनी मदद हम स्वीकार कर लेते हैं, हमारा उतने में चल जाता है, बस। इससे ज़्यादा हमको लगता नहीं है। बहुत बार कभी कभी मेरे मित्र होते हैं, बड़े इसमें भी होते हैं, बिरला जी है, उनसे मेरा बहुत, वो बार बार हर साल मुझे कहती है, वो तो मैं भेजता हूँ, कुछ तो लो। मैंने कहा नहीं चाहिए। फिर उनकी पत्नी कहती थी ये इनको समाधान नहीं होगा, थोड़ा सा ले ले तू। फिर मैं कभी ले लेता था और संस्थाओं को, कार्यकर्ताओं को ज़रूरत है उनको बांट देता था। या हमको ज़रूरत नहीं तो क्या करेंगे लोग। तो ये हमको सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं और पैसा हो जाएगी तो आश्रम ख़त्म हो जाएगा, फिर इंस्टीट्यूशन हो सकती है, आप दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन आश्रम जो है उसका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा जो है, हमको हमारी दिक्कत क्या है, उसकी पूर्ति होने के बदले में लोग ज़्यादा देना चाहते हैं, उसको रोकना, इसमें हमको सावधान रहना पड़ता है। और बहुत अच्छी बात है, यहाँ की भी बहनें भी, मैं तो खुद समझता ही हूँ इसको, लेकिन यहाँ की बहनें भी सब भी सावधान है और कोई बड़ी चीज़ का ऐसा लेते नहीं। और किसी को कभी किसी के सामने हमारी कोई दिक्कत है ऐसा हमको कहना नहीं पड़ा, अपने आप ही हो गया है। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ हम बैठे हैं, कोरोना शुरू हुआ, हमारे यहाँ सरकार ने 22 महीने मेन गेट को ताला ही लगा दिया कि कोई ना आए ऊपर, क्योंकि बड़ी उम्र के लोग हैं, सब ये है, कुछ ना हो। तो क्या हुआ, तो फिर अब क्या करना, ये पुराना 50 साल का पुराना हो गया था, जीर्ण हो गया था, इसको बदलना वगैरह था। अब क्या करूं, कोई न कोई मिल गया, तो किसी ने लोहा दे दिया, सामान दे दिया, वो दे दिया, ये कर दिया, ऐसा करके ये सारा का। और उस दिनों में लोगों का आना जाना बंद था, तो विनोबा जी की कुटिया थी, उसको भी ठीक कर दिया था, लकड़ी वगैरह पुरानी थी, कुछ सड़ गई थी, सब हटा करके नया बना दिया। ये भी उसके ठीक पहले मैंने अपने एक शोधार्थी को एक काम दिया था कि जाओ फिल्म बनाओ, तो बना राजदीप राठौर। हाँ। तो उसने अच्छी फिल्म बनाई है इस आश्रम पर। अच्छा, आपने जो इस बातचीत से बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक हैं, जैसे कि आपने कहा कि गांधी आत्मकथा का जो नाम देते हैं, सत्य के साथ प्रयोग, आप फिर कह रहे हैं कि संस्थाओं को सत्य के निकट रहना चाहिए। गांधी जी ने तो कहा है कि सत्य ही ईश्वर है,
विनोबा जी भी दूसरे रूप में उससे कहते हैं सत्य को लेकर, जैसे एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, वो तो अलग रास्ते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि जिस आश्रम की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई, उसकी दिनचर्या जो उस दिन थी आज भी है, और बगैर किसी की मदद के, और उसकी कामना भी आपको नहीं है। देखिए, दिनचर्या में एक चीज़ को रखा है जी। जैसे बहुत टाइट होती है ऐसी नहीं है, ये दिनचर्या भी है और मुक्तता भी है। क्या बात। इसमें मुख्यतः ये माना गया है कि ये ब्रह्मचारी सब लोग हैं, इनको क्या ज़्यादा लगता है, तो 4 घंटे उत्पादक श्रम के होने चाहिए, क्योंकि हमने उत्पादक श्रम को छोड़ दिया है। और ये गांधी और विनोबा विचार का एक बहुत बड़ा आधार है कि उत्पादक श्रम होना चाहिए। आज हम सब जो है, समाज जो है, अधिकतर जो अपने को लिखा पढ़ा ऊपर से, ये सब भोगने वाले हो गए हैं, तो उत्पादन वाले नहीं रहे। और एक ऐसा हिस्सा हो गया है समाज का कि जो उत्पादन करे, और एक हिस्सा है वो केवल उसका उपभोग करे। ये टुकड़े जो है ये नहीं होने चाहिए। तो यहाँ MA, AA, PhD सीखे हुए सब बहने भाई लोग, वो सब के सब जो है खेती में काम करते हैं, सफाई में काम करते हैं, रसोई में काम करते हैं। तो सफाई, रसोई वगैरह हम चाहते हैं कि 2 घंटे में होना चाहिए, और 4 घंटे उत्पादक श्रम होना चाहिए। फिर चाहे खेती का हो, चाहे कथाई का हो, चाहे पिता का पत्रिका का हो, प्रेस था तो प्रेस में काम करना, उसमें से जो मजदूरी मिले उसी पर चलाना, ये मुख्य यहाँ का रहा। इसलिए बाहर का आधार नहीं रहा। और मजदूरी में भी क्या है कि प्रेस का मैनेजर है तो उसको ज़्यादा मजदूरी, और झाड़ू मारने वाला, ऐसा कुछ नहीं। सब की सब कामों की सबकी एकदम समान मजदूरी है। और जिसको जितना, और सब एक परिवार जैसा है, 25-30 लोगों का परिवार है, तो जिसको जितनी ज़रूरत है उसको, मुझे अगर तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दूध ज़्यादा चाहिए तो मैं लेता हूँ। घर में क्या होता है, बच्चे को दूध चाहिए तो बाप नहीं पीता है, वो बिना दूध के रहता है, बच्चे को ज़्यादा देता है। बच्चा उत्पादन तो कुछ नहीं करता है, फिर भी उसको, तो जिसको जितनी शक्ति है उतना वो काम करे, और जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको पूरी होनी चाहिए। ये यहाँ का तत्व रहा हुआ है। तो इसलिए यहाँ 4 घंटे श्रम हो और 2 घंटे ये जो है हमारे घर के काम वगैरह, रसोई पानी सफाई ये हो, इतना ध्यान रखा जाता है। और प्रार्थना के समय जो है वो निश्चित है, बाकी का समय लोग अपना अपने कामों के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। वो मुक्त भी है और युक्त भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आपके आभारी हैं कि आपने बातचीत के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर।